हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 8 है। तो हम इस चैप्टर में यूकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? चलिए, तो आर यू गाइज रेडी? उससे पहले जल्दी फटाफट सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट? तो कैसे लगाएंगे अटेंडेंस? वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को शेयर करिए, है ना? क्लास की स्ट्रेंथ अच्छी होगी तभी तो पढ़ने में मजा आएगा ना। तो जल्दी से उनको भी शेयर कर दीजिए और उनसे भी बोल दो बिना किसी देरी के फटाफट ज्वाइन कर ले। ओके, चलिए, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, राइट? तो एंडो मतलब इनसाइड मेम्ब्रेन, सिस्टम जो प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या होता है, कुछ जो ऑर्गेनल्स है वो साथ में आके कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कोऑर्डिनेशन वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो यहाँ पर बहुत सारे जो ऑर्गेनल है वो टुगेदर मतलब मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसे हमने क्या कहा? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गेनल हिस्सा है वो देख लेते हैं हम। देखिए, तो सबसे पहले आ गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसका हिस्सा है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। दूसरा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? लाइसोसोम। कौन हो जाएगा? लाइसोसोम। एंड लास्ट वन इज योर वैक्यूल। क्या हो जाएगा? वैक्यूल। तो ये चारों के चारों किसका पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये क्या करते हैं? जल्दी बताइए। ये कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका जो फंक्शन है, फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। इनके फंक्शन जो है वो क्या है? कोऑर्डिनेटेड है, राइट? इसीलिए हमने इनको इंक्लूड किया है किसमें? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में, राइट? तो देखिए, while each of the membranous organelles is distinct in term of its structure and functions, many of these are considered together as endomembranous system because their functions are coordinated। क्यों बोल रहे हैं इनको? क्यों इनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में रखा गया है? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, क्या बोल रहे हैं? इनके जो ऑर्गेनल है इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस डिफरेंट है, बट ये कोऑर्डिनेटेड वे में क्या कर रहे हैं? फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं कि एक के बाद ये फंक्शन ये परफॉर्म करेगा, ये इसके बाद ये फंक्शन ये परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं इन ऑर्गन्स के थ्रू, इन ऑर्गेनल्स के थ्रू। इसीलिए इनको हमने किस में रखा है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में, राइट? अब देखिए, द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल।
तो ये सारे के सारे किसके पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। सिंस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट and peroxisomes are not coordinated with above components, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का एंड पेरोक्सिसोम का फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है दूसरे ऑर्गेनेल्स के साथ, इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये किसका पार्ट नहीं है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है, राइट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। तो विच ऑर्गेनल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? जल्दी बताइए कौन कौन से नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। ये किसका पार्ट नहीं है? जल्दी बताइए। ये तीनों के तीनों किसका पार्ट नहीं है? ये आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। तो ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है। इतना क्लियर हुआ या नहीं? कौन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। कौन नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। अब आप बात ये आती है कि इनको हमने क्यों बोला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल है, ये क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है? देखिए, इनका जो इन ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर जो है और जो फंक्शन है वो अलग है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट है, बिल्कुल हम मान रहे हैं, बट इनके जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, सिंपल सी बात है, इनका जो फंक्शन है वो क्या है? कोऑर्डिनेटेड वे में है कि भाई इसने इसका फंक्शन परफॉर्म किया, अब इसके साथ जो नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म होने वाला है वो दूसरा ऑर्गेनेल कर रहा है, राइट। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो मेरा काम है कि इसको लेना, तो मैंने कुछ चीज को लिया तो ये मेरा फंक्शन हो गया, और मैंने फेंका तो फेंक कर मैंने जब दिया तो सामने वाले ने उसको कैच किया, तो कैच करने का काम उसका है और यहाँ पर मेरे को आराम से लेने के वाला काम मेरा है। बट यहाँ से जब मैंने लिया और दूसरे ने कैच किया तो ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो रहा है ना, तो इसी कोऑर्डिनेटेड वे में जो काम होता है वो किसका काम है? इन ऑर्गेनेल का। इसीलिए ये सारे के सारे ऑर्गेनेल किसका काम है? मैं बोलूं किसके पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस। तो इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करी, अब उस प्रोटीन को लेगा कौन? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में वो प्रोटीन आएगा, उसमें चेकिंग होगी, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन होंगे, उस प्रोटीन में गलतियां होगी तो उसको सुधारा जाएगा, बहुत बड़ी गलती होगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर उसको पैक करा जाएगा प्रॉपर, और पैक करने के बाद उसे आगे पहुंचाया जाएगा, देन उसको लाइसोसोम जो है, वैक्यूल आगे पहुंचाएगा। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोला कि यहाँ पर ये जो काम है उस काम के लिए सारे के सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोला? यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट। चलिए, तो अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पहला ऑर्गेनेल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, एंडो का मतलब क्या है? इनसाइड। एंडो का मतलब क्या है? इनसाइड। प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलर या रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। कैसा? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो मैं सिंपल सी बात बोलूं तो ये क्या है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? रेटिकुलर
structure present inside the plasma membrane, inside the plasma membrane, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो खुद ही बोल रहा है, देखिए वो खुद ही बोल रहा है कि मैं क्या हूं। एंडो का मतलब इनसाइड, एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। एंडो का मतलब होता है बेटा इनसाइड, है ना, सुना है एंडो एक्सो। तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये स्ट्रक्चर जो है 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। ये जो ऑर्गेनेल है ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसे हम सिस्टर्नेट, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नेट, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल की स्टडी हमने कब की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद। तो इसमें क्या रिवील हुआ? रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर structures scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये कि जब हमने यूकैरियोटिक सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें क्या दिखा कि यहाँ पर टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म में फैला पड़ा है। उसे हमने क्या कहा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है, किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? किससे मिलकर बना हुआ है? जल्दी बताइए। ये बना हुआ है टाइनी ट्यूबुलर। टाइनी ट्यूबुलर का मतलब क्या है? ट्यूब्स, है ना। टाइनी ट्यूबुलर का मतलब क्या है? यहाँ पर ट्यूब्स। तो टाइनी ट्यूब्स, है ना, और क्या है? सिस्टर्ने एंड वेसिकल। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में तो इतने अच्छे से नहीं बोला इनके बारे में, बट जब हायर क्लासेस में पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको बताते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है किससे मिलकर बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, और क्या हो जाएगा? वेसिकल। क्या हो जाएगा? वेसिकल, ठीक है। तो यहाँ पर टाइनी ट्यूबुलर, ट्यूब्स मतलब क्या है? यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिस्टर्ने का मतलब यहाँ पर ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? पाउच लाइक स्ट्रक्चर। और वेसिकल का मतलब होता है यहाँ पर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे? स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। जैसे कि हम बात करें ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी है? 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सर है, सेंट्रल बॉडी है, ठीक है। तो इनसे मिलकर क्या बनी हुई है? ह्यूमन बॉडी। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना है? तो टाइनी ट्यूब, सिस्टर्ने एंड वेसिकल से मिलकर क्या बना हुआ है? ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूं किसकी? तो देखिए, टाइनी ट्यूब्स क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे ट्यूब्स है। सिस्टर्ने जो होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है? रिजर्वायर। ये किसका रिजर्वायर है? ये रिजर्वायर है किसका? रिजर्वायर ऑफ लिक्विड। ये किसका रिजर्वायर है? लिक्विड का, ठीक है।
तो ये पॉइंट आप याद रखना, ये किसका रिजर्वायर है, लिक्विड का। और क्या याद है आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या याद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ क्यों बना, क्योंकि इस सिस्टर्ने पार्ट से क्या जुड़ जाता है, राइबोसोम। इस सिस्टर्ने वाले पार्ट से क्या जुड़ जाता है, राइबोसोम जुड़ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम जो है वो किस पार्ट से जुड़ता है, सिस्टर्ने पार्ट से। किस पार्ट से, सिस्टर्ने पार्ट से राइबोसोम जुड़ता है और स्ट्रक्चर को कैसा बना देता है, रफ, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इसी की वजह से जो आपका हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स पढ़ेंगे, अगर सिस्टर्ने से राइबोसोम जुड़ा है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, नहीं जुड़ा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइट। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। अब हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है, इंट्रासेलुलर स्पेस को डिवाइड कर देता है, किसमें, लैमिनल में, किसमें, लैमिनल में और एक्स्ट्रा लैमिनल में। तो देखिए क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक डिवाइड्स द इंट्रासेल्युलर स्पेस, किसको डिवाइड कर रहा है, इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। इट मींस लैमिनल जो कि इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंड द एक्स्ट्रा लैमिनल जो कि क्या है, साइटोप्लाज्म वाला कंपार्टमेंट है, राइट। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर क्या बन गया हमारा, ये आउटर मेम्ब्रेन से आगे एक्सटेंड हुआ और हमारा क्या बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बन गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये सारा का सारा कहाँ है, सेल के अंदर है। सपोज ये एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये सेल हो गया। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, इसे हम कहेंगे लैमिनल। क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल, ये हो जाएगा ल्यूमिनल, ठीक है। ये क्या हो गया, ल्यूमिनल, और इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये वाला पार्ट जो है ये क्या होगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, राइट। तो साइटोप्लाज्म वाला जो स्पेस है उसे, उस कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनल। क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हो गई आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहीं से आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हमने क्या कहा है, जल्दी बताइए, इसे हमने कहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर देखिए आपको ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वेसिकल एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था, जहाँ पर मैंने बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 3 पार्ट से मिलकर बनता है, सिस्टर्ने, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल से। तो ट्यूब्यूल वाला पार्ट एंड वेसिकल वाला पार्ट क्या बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ, क्योंकि इस पार्ट से राइबोसोम नहीं जुड़े होते, राइट। तो यहाँ पर क्या होते हैं, राइबोसोम जो है वो क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पर क्या है, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए ये वाला पार्ट क्या है, स्मूथ है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किसने बनाया, जल्दी बताइए, ट्यूब्यूल ने, किसने, ट्यूब्यूल ने, और किसने बनाया है, वेसिकल ने, किसने, वेसिकल ने, राइट। तो ट्यूब्यूल और वेसिकल किसको बनाते हैं, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंड सिस्टर्ने वाला जो पार्ट है ये किसको बना रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। और सिस्टर्ने से क्या जुड़े हैं, देखिए ये जुड़े हुए हैं राइबोसोम, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, राइबोसोम, ठीक है। राइबोफोरेन होता है जो कि क्या करता है, एक मिनट, राइबोसोम, राइबोफोरेन होता है, प्रोटीन होता है जो क्या करता है, राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने पार्ट से जोड़ता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया बट ठीक है। राइबोफोरेन जो होता है वो क्या करता है, सिस्टर्ने को राइबोसोम से जोड़ता है। क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है,
हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसकी? टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर मैं ब्लैंक स्लाइड पे ले जाती हूं। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम दो टाइप पढ़ेंगे। पहला जो टाइप है आपका, पहला जो टाइप है वो कौन सा हो जाएगा? पहला टाइप आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों है? ये रफ क्यों है? देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जल्दी बताइए। क्योंकि यहाँ पर क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है। क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है। इसे और हम क्या कहते हैं? RER। क्या कहते हैं? RER। ठीक है। दूसरा जो टाइप है वो क्या हो जाएगा आपका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, क्या हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम क्या कहते हैं? SER। क्या कहते हैं? SER। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक्सटेंशन है किसका? जल्दी बताइए। एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसा कहा जाता है कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? एक्सटेंशन है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। अगर फंक्शन की मैं बात करूं तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो यहाँ पर ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है? जल्दी बताइए। प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों प्रोटीन सिंथेसिस करता है? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम, और राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि वहां पर क्या बनते हैं? प्रोटीन बनता है, राइट। और यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो इसको किसने बनाया है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ही बनाया है। किसने बनाया है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। तो आप एक और फंक्शन लिख सकते हो यहाँ पर। ये क्या करता है? ये किसको बनाता है? ये क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी बनाता है। ये क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी किसने बनाया है? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, राइट। अगर मैं बात करूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की तो यहां पर हम फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं? फंक्शन। ठीक है, तो पहला फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? क्या करता है ये? यहाँ पर क्या होता है? मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस होती है ना? क्या होती है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? बायोजेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस या फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर बायोजेनेसिस का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन की सिंथेसिस होती है यहाँ पर, राइट। मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होता है, राइट। उसके अलावा और क्या है इसका फंक्शन? ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
और क्या करता है, ये स्टोर करता है कैल्शियम को, स्टोर कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है। और क्या फंक्शन हो जाएगा इसका, और इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है, ये इसका मेन फंक्शन है। ये क्या है, मेन फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये इसका मेन फंक्शन है, इसको याद रखना है, राइट। वहीं पर नेक्स्ट है, क्या करता है ये, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, किसमें, डिटॉक्सिफिकेशन, ये क्या कराता है, डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्या करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, राइट। चलिए, तो ये हमारे फंक्शन हो गए किसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, राइट। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, तो ये हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये देखिए, द ER ऑफन शोज राइबोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ER पर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगर यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ, है ना, एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इनकी सरफेस पे क्या नहीं प्रेजेंट होगा, जल्दी बताइए क्या प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पर अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो यहाँ पर रफ किसके बेसिस पर हम बोल रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ, किसके बेसिस पर, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन देयर आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, राइट। वहीं पर स्मूथ किसके बेसिस पर बोल रहे हैं, यहाँ पर राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है, राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पर राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं। अब देखिए, RER is frequently observed in the cells actively involved in the protein synthesis। क्या मैंने फंक्शन लिखवाया है, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि RER जो है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, क्या मतलब सेम ही है। तो RER किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन के लिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि RER किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस एंड, यहाँ पर सिक्रीशन वर्ड भी ऐड कर लो, क्या कर लो, सिक्रीशन वर्ड भी ऐड कर लो कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, सिक्रीशन कुछ और था क्या, ठीक है। तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, they are extensive and continuous with the outer membrane of nucleus। अभी मैंने बोला कि ये क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। क्या है, एक्सटेंशन। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। मैंने लिखवाया था अभी कि लिपिड की सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेजर जो लिपिड सिंथेसिस की साइट है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन एनिमल सेल्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है, लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER। ये पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है कि एनिमल सेल में जो लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं उनकी सिंथेसिस कहाँ होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्या इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो कि है गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। तो इसे हम तीनों कहते हैं गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। ठीक है, क्यों बोलते हैं बताइए? क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया था? गोल्गी ने। तो सबके आगे एक वर्ड तो कॉमन है, गोल्गी गोल्गी गोल्गी। तो कैमिलियो गोल्गी जो थे उन्होंने 1898 में ऑब्जर्व किया क्या? डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। कहां पर? नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के पास। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास एक डेंसली रेटिकुलर स्ट्रक्चर उन्हें देखा जिसे उन्होंने नाम दिया गोल्गी अपैरेटस। क्या दिया नाम? उनके नाम के ऊपर उन्होंने क्या नाम दिया? से गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी जो है या गोल्गी अपैरेटस है, गोल्गी अपैरेटस जो है कैसा स्ट्रक्चर है? जल्दी बताइए, कैसा स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास है, वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के कांटेक्ट में था और ये न्यूक्लियस के पास है, राइट, नियर द न्यूक्लियस। कैसा है? डेंसली स्टेन्ड है। और कैसा है? जल्दी बताइए, और कैसा है? यहाँ पर ये डेंसली स्टेन्ड है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। किससे बना हुआ है? सिस्टरने से। किससे बना हुआ है? सिस्टरने से। तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होती है? सिस्टरने प्रेजेंट होती है। और कहाँ थी सिस्टरने? जल्दी बताइए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये क्या है? सिस्टरने है। बट डिफरेंस ये है कि इसके सिस्टरने में क्या एब्सेंट होता है? राइबोसोम जो है वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट। यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं थे और एंडोप्लाज्मिक सिस्टरने में राइबोसोम प्रेजेंट थे, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। ये कैसा है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। रेटिकुलर स्ट्रक्चर लिख दिया मैं ऑलरेडी कि ये कैसा है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पर जो सिस्टरने है वो कैसे अरेंज है? कॉन्सेंट्रिकली अरेंज है, राइट। तो यहाँ पर क्या है? सिस्टरने जो है यहाँ पर क्या देखना मिल रहा है आपको? कॉन्सेंट्रिकली अरेंज सिस्टरने। अरेंज सिस्टरने। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं? और इसमें दो फेज होते हैं, इसके दो फेज होते हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। ठीक है, तो सिस फेज वो फेज होता है जो न्यूक्लियस की तरफ होता है एंड ट्रांस फेज जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता है। ठीक है, तो इसके कितने फेज होते हैं? जल्दी बताइए। दो फेज होते हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। कौन कौन से फेज होते हैं? जल्दी बताइए। सिस फेज एंड ट्रांस फेज। कौन कौन से फेज हैं? जल्दी बताइए। सिस फेज एंड ट्रांस फेज। विजिबल है या नहीं? जल्दी बताइए। ये विजिबल है? ओके, तो यहां पर इसके कितने फेस होते हैं? दो फेस होते हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज प्रेजेंट। राइट, इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ये कैसा है? डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। कैसा है? डिस्क शेप स्ट्रक्चर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं किसमें? गोल्गी अपैरेटस में। देखिए, दीज वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम।
तो इनकी डिस्कवरी के बाद इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गोल्गी बॉडीज, ठीक है। पहले इनको ऐसा बोला गया था कि हाँ, जो न्यूक्लियस के पास एक रेटिकुलर डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिर इसको डिस्कवर किसने किया था? गोल्गी, कैमिलियो गोल्गी ने। तो अपनी डिस्कवरी के बाद उन्होंने इसको नाम दिया गोल्गी बॉडीज, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्ने। अभी मैंने लिखा कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है ये, और इसका जो हम मेजरमेंट है, डायमीटर है, वो कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो ये किसका बताया है इन्होंने? सिस्टर्ने का डायमीटर जो है ये कितना हो सकता है? इसका जो डायमीटर है, क्या है इसका डायमीटर जो है वो कितना है? 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर। क्या है? 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। क्या होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्या बोल रहे हैं? दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये सारे के सारे जो सिस्टर्नेज होते हैं एक दूसरे के पैरेलली क्या है? अरेंज्ड है। यहाँ पर पैरेलल अरेंजमेंट दिख रहा है कि नहीं? तो हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर्ने। यहाँ पर क्या है? सिस्टर्ने आर पैरेलली अरेंज। क्लियर है? चलिए, तो ये सारे के सारे पॉइंट जितने भी बन सकते हैं यहाँ से, वो सारे मैंने इसमें लिखवा दिए हैं आपको। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अभी तक जो बच्चा छूट गया है ना, वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट भाई, देरी नहीं, बिना किसी देरी के। अब हम बात करें, वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टर्ने का नंबर क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है, ठीक है। द गोल्गी सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज। लिखा था अभी मैंने कि यहाँ पर जो सिस्टर्ने है वो कैसे अरेंज है? कॉन्सेंट्रिकली अरेंज है नियर द न्यूक्लियस। ये पॉइंट भी मैंने लिख दिया था कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी है वो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के पास होता है, विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस फेस एंड और द फॉर्मिंग फेज एंड द कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज, ठीक है। तो देखिए, मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ये जो है ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। ये हमारा क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। यहां पर देखिए, सबने फिजिक्स पढ़ के आए हैं, सब फिजिक्स पढ़ के आए हैं, सब फिजिक्स पढ़ के आए ना, सारे माहिर हैं फिजिक्स में। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो देखिए, इस फेज को हमने क्या बोला है? सिस फेज, जो कि न्यूक्लियस की तरफ है। इस फेज को हमने क्या बोला? सिस फेज। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, सॉरी, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा? तो देखिए, ये केव है, ये गुफा है, ये क्या है? गुफा है। देखिए यहाँ क्या बोला इन्होंने कि ये वाला जो है कॉन्वेक्स है, तो इस वाली सरफेस को हम क्या बोलते हैं? आपने बिल्कुल पढ़ा होगा ऐसा, तो मिरर पढ़े होंगे, इस मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, राइट। वहीं पर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस
अंदर वाली होती है तो ये गुफा बन रही है, क्या बन रही है, गुफा बन रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। इसे हम बोलेंगे कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, राइट। तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना कि ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो यहाँ पर इसको हम और क्या बोलते हैं, इसे हम और कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं। लिखा हुआ है कहीं कॉन्वेक्स, है ना, डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस फेस। कैसा है ये, कॉन्वेक्स है। और इसे फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस, ठीक है, फॉर्मिंग फेस, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, कॉन्वेक्सिस फेस, क्या बोलोगे आप, कॉन्वेक्सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। कॉन्वेक्सिस फेस और क्या बोल सकते हो आप इसको, फॉर्मिंग फेस। क्या बोलोगे, फॉर्मिंग फेस, ठीक है। और इस फेस को आप क्या बोलोगे, जल्दी बताइए। इस फेस को आप बोलोगे कॉनकेव ट्रांसफेस। ये थोड़े से ना मेरे को ऐसा लग रहा है, ये कैमिलो गोल्गी जो है ना, ये पीसीबी स्टूडेंट थे, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्या थे, पीसीबी स्टूडेंट। इन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी यूज़ कर दी यहाँ पर। यार बच्चों को परेशान ही कर दिया है इन्होंने, तो परेशान करके रख दिया है इन्होंने, है ना। देखो, मैच्योर फेस, ठीक है। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है सिस और ट्रांस, पता है ना सिस और ट्रांस। एक मिनट बता देती हूँ। ये क्या हो गया हमारा, इथाइलीन। क्या हो गया, इथाइलीन, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने ये OH ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया, OH, यहाँ H, यहाँ मैंने लगा दिया OH और यहाँ H। तो ये क्या होगा, सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म। तो इसे हमने क्या बोला, सिस फॉर्म, क्योंकि एक ही तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। क्या लगा है, एक ही तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। वहीं पर इस इथाइलीन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म, जहां पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक OH ग्रुप यहाँ पर लगा है, ठीक है, और दूसरा OH ग्रुप यहाँ लगा है, यहाँ H, यहाँ H। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी बताओ, ट्रांसफॉर्म। ये क्या हो गया, ट्रांस। तो इनका कहना है, इन्होंने न्यूक्लियस के बेसिस पर देखा, जो न्यूक्लियस की तरफ वो फेस सिस फेस, जो न्यूक्लियस से दूर वो ट्रांसफेस, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रोटीन बने थे, कहाँ पर, यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, जहाँ पर प्रोटीन बने थे, वो प्रोटीन कहाँ गए, मैंने बताया था ना, वो प्रोटीन आगे पहुंचते हैं कहाँ पर, आपकी गोल्गी अपैरेटस में। कहाँ पर, गोल्गी अपैरेटस में। तो कहाँ से एंटर करेंगे, इस वाले फेज से। तो यहाँ पर ये वाला फेज क्या कहलाएगा, फॉर्मिंग फेज, क्योंकि अभी यहाँ पर एंटर किए हैं प्रोटीन, है ना, नॉन फंक्शनल प्रोटीन जो है, एंजाइम जो है वो एंटर किए, और यहाँ से वो मैच्योर होकर निकलेंगे। वही प्रोटीन जो है परिपक्व होकर निकलेंगे, मैच्योर होकर निकलेंगे। इसलिए इस फेज को क्या बोल रहे हैं हम, मैच्योर फेज। कॉनकेव, कॉन्वेक्स भी इन्होंने यूज कर लिया, सिस ट्रांस भी यूज कर लिया, इन्होंने सब तो यूज कर लिया भाई। चलो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने फिजिक्स भी पढ़ ली, केमिस्ट्री भी पढ़ ली और बायोलॉजी भी पढ़ ली। चलो तो जल्दी से पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, the cis and trans phase of the organelles are entirely different but interconnected। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ देखिए, गौर से फरमाइए, ये वाला और ये वाला सिस्टर ने क्या है, इंटरकनेक्टेड है। क्या है, इंटरकनेक्टेड। डिफरेंट है बट क्या है, इंटरकनेक्टेड है। क्या है, इंटरकनेक्टेड, राइट।
तो क्या दिख रही है आपको, इंटरकनेक्टेड। दो सिस्टर ने आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि वो बहन तू यहाँ पर है मैं यहाँ पर घूम रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपस में उन्होंने क्या पकड़ा है, हाथ पकड़ा है। तो यहाँ पर देखो आपको ये जो सिस्टर ने है वो क्या दिख रही है, इंटरकनेक्टेड दिख रही है। क्या दिख रही है, इंटरकनेक्टेड। तो हमने आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ लिया है ना। हेमंत सर, प्रतीक सर से बोल देना सर हमने बायोलॉजी में पढ़ लिया है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सिस, ट्रांस सब पढ़ लिया। चलिए तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, द गोल्गी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेल्युलर। तो भाई क्या करता है गोल्गी apparatus जो है वो परफॉर्म करता है क्या फंक्शन, पैकेजिंग का, मटेरियल को पैकेज करने का। कौन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, गोल्गी apparatus। और इस जो पैकेजिंग हुई है जिस मटेरियल को, उसको वो डिलीवर करता है कहाँ, इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर ही, या सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। अगर उस मटेरियल के सेल के अंदर जरूरत है तो सेल के अंदर करेगा, अगर सेल के बाहर है तो बाहर करेगा। कैसे करेगा, मैम ऐसे करके फेंक देगा, नहीं, वेसिकल में उसको पैक करेगा। किसमें, वेसिकल में पैक करेगा, उस पर फॉस्फेट जोड़ेगा और उसको बोल देगा भाई आगे जाओ, क्या करो आगे जाओ, राइट। तो देखिए फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। तो फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी हम देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन होता है। इसका फंक्शन है, पहले तो कहां से बन के आए हैं, एंजाइम से। अब मैं बात करूं प्रोटीन कहां से बन के आया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहां पर उन प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होगा, क्या होगा, मॉडिफिकेशन। तो यहां पर मॉडिफिकेशन होता है, तो यहां पर क्या होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। तो यहां पर प्रोटीन एंड लिपिड का क्या होता है, मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां पर पैकेजिंग होगी, क्या होगी, पैकेजिंग, राइट। और क्या होगा, यहां पर जोड़ दिया जाता है, यहां पर क्या होता है, डिलीवरी होती है, सिक्रीशन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, डिलीवरी, डिलीवर्ड, क्या करता है, डिलीवर्ड मटेरियल इनसाइड द सेल और secreted outside the cell। किस में पैक करके भेजता है, ऐसे ही भेज देगा क्या, जल्दी बताइए, ऐसे ही भेज दे क्या, नहीं। किस में, वेसिकल में पैक करके भेजता है, किस में, वेसिकल में पैक करके भेजता है। तो यहाँ पर किस में पैक करेगा, ये वेसिकल में। तो यहाँ पर वेसिकल में क्या करेगा, पैक करके, और उस मटेरियल को क्या कर देगा, पहुंचा देगा आगे। कहाँ कर देगा, आगे पहुंचा देगा। तो किस में पैकेजिंग होती है, वेसिकल्स में। किस में, वेसिकल्स में, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं, मटेरियल्स टू बी पैक्ड in the form of vesicle from the ER fused with cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। तो इनका कहना है कि जो materials है to be packed in the form of vesicle from ER fused with the cis phase। कहाँ से, ER से, किस फेज में, सिस फेज में। बेटा यहाँ पर जो मोटर्स होते हैं, ठीक है, मोटर प्रोटीन होते हैं, और वो मोटर प्रोटीन जो होते हैं वो कनेक्शन बनाते हैं किसके बीच में, गोल्गी अपैरेटस के सिस फेज के बीच में एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फेज में। तो जो प्रोटीन्स है, जो मटेरियल्स है, कहाँ से आ रहा है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, किस में भर के आ रहा है, वेसिकल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिलीवर्ड मटेरियल है वो कहाँ पहुंचा रहा है, आउटसाइड एंड इनसाइड। किसके अंदर पहुंचा रहा है, वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स कहाँ से आए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए। कहाँ से आए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए, ठीक है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्गी अपैरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दर्शा रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस इतने पास पास क्यों है,
क्योंकि यहाँ पर जो एसोसिएशन बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो सिंथेसिस करी है प्रोटीन की एंड लिपिड की, वो कहाँ जाएगी, आगे चल के गोल्गी अपैरेटस में जाने वाली है। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, क्लोज एसोसिएशन होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा है, मेरे साइड में कोई पर्सन खड़ा है और मुझे उसको कुछ चीज़ देनी है, तो हम दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, क्लोज एसोसिएशन होना चाहिए, मैं उस तक पहुंच पाऊं, इतना तो क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, राइट। तो जल्दी से इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या, बताइए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि गोल्गी अपैरेटस जो होते हैं वो कहाँ कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती। मैंने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ाया था आपको, ठीक है, तो मैंने बोला था मॉर्फोलॉजी में जो रूट कैप है उसमें न्यूमरस गोल्गी बॉडी होती है जो कि म्यूसिलेज का सिक्रीशन करती है, राइट। मैंने क्या बोला था, न्यूमरस गोल्गी बॉडी होती है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगी, फंक्शन गोल्गी बॉडी के और जो दूसरे फंक्शन है, एडिशनल फंक्शन है, वो हम बात करते हैं। तो ये क्या बनाती है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को बनाती है। किसको बनाती है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। और मैंने 12th क्लास में पढ़ाया है कि जो स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है जिसे हम एक्रोजोम कहते हैं, ठीक है, जो कि वो हेड पार्ट जो कैप लगा के रखता है जिसे हम एक्रोजोम कहते हैं, उसमें क्या होती है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो एक्रोजोम में क्या प्रेजेंट होती है, एक्रोजोम में क्या प्रेजेंट होती है, गोल्गी बॉडी। कहाँ प्रेजेंट होती है, एक्रोजोम में गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। गोल्गी बॉडी का और क्या काम है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड को बनाना। किसको बनाना, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड को बनाना, ठीक है। और रूट कैप में क्या प्रेजेंट होती है, रूट कैप में क्या प्रेजेंट होती है, न्यूमेरस गोल्गी बॉडी। रूट कैप में क्या प्रेजेंट होती है, न्यूमेरस गोल्गी बॉडी। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब मैं बात करती हूँ कि कहाँ कहाँ गोल्गी बॉडी एब्सेंट होती है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ गोल्गी बॉडी एब्सेंट है देख लेते हैं। आरबीसी देखा है आपने, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही बोल रहे हैं क्या, यही बोल रहे हैं मैम। बेटा वो RER होता है, वो क्या होता है, RER, ना कि RBC। RBC का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल, जैसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो RBC में क्या होता है, RBC में गोल्गी बॉडी एब्सेंट होती है। सीब ट्यूब में, सीब ट्यूब कहाँ होता है मैम, सीब ट्यूब कहाँ होता है, क्या मैंने आपको फ्लोएम पढ़ाया था, क्या आपको फ्लोएम पढ़ाया था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताया था कि कंपेनियन सेल होते हैं, सीप ट्यूब होते हैं, सीप सेल होते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं, ठीक है। तो मैंने वहां पर बोला था कि सीप ट्यूब जो है वो किसके जैसे हैं, आरबीसी के जैसे। आरबीसी का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, किसका, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, राइट। वैसे ही सीप ट्यूब जो है वो भी किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का। तो आरबीसी का मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियस को छोड़ देता है अपना, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। सेम मैंने बोला था कि सीप ट्यूब में भी न्यूक्लियस नहीं होता। कंपेनियन सेल जो है, कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, सीब ट्यूब को। क्या इतना पढ़ा था हमने, बताइए, क्या इतना पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, जल्दी बताइए। और हम बात करें स्पर्म की, तो ब्रायोफाइट जो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस एंड जियोस, ये पढ़े थे हमने प्लांट किंगडम में। तो प्लांट किंगडम के जो ब्रायोफाइट है, ठीक है, ब्रायोफाइट के जो स्पर्म्स होते हैं, मतलब मैं बात करूं एंथ्रोजॉइड, तो वहां पर एंथ्रोजॉइड में गोल्गी अपैरेटस एब्सेंट होता है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, ये पॉइंट क्या करना है, याद रखना है कि यहां पर ब्रायोफाइट्स के मेल गैमीट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ब्रायोफाइट के मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, एंथ्रोजॉइड। क्या बोलते हैं, एंथेरोजॉइड्स। क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। तो यहाँ पर आरबीसी एब्सेंट होती है, सॉरी क्या एब्सेंट होती है, गोल्गी बॉडी क्या होती है, एब्सेंट होती है। किस किस में, जल्दी बताइए, आरबीसी में, सीप ट्यूब में एंड ब्रायोफाइट के मेल गैमीट में, जिसे हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। कैसा होता है, बायफ्लैजिलेटेड होता है ना, हमने पढ़ा था ये कैसा होता है, बायफ्लैजिलेटेड, राइट, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका,
जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने? सारे पॉइंट हो गए थे कवर क्या? हाँ, ये सारे पॉइंट हो गए थे कवर, राइट। तो नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्रोटीन synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus। अभी मैंने बोला कि गोल्गी अपैरेटस के अंदर क्या होता है? मॉडिफिकेशन। तो जो राइबोसोम ने प्रोटीन की सिंथेसिस की है, उन प्रोटीन की सिंथेसिस की मॉडिफिकेशन जो है वो कहाँ होती है? सिस्टर्ने में। किसके सिस्टर्ने में? गोल्गी बॉडी के सिस्टर्ने में, बिफोर दे रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। जब तक यहाँ पर सिस्टर्ने में मॉडिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक ये नहीं निकलते बाहर, राइट। गोल्गी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। क्या मैंने अभी लिखवाया है कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? गोल्गी apparatus में। कहाँ पर? गोल्गी apparatus में। जल्दी से, बिना किसी देरी के, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल है लाइजोसोम्स। क्या है? लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम जो है ये क्या है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का नेक्स्ट ऑर्गेनेल है। तो कुछ पॉइंट्स लिखना चाहूंगी मैं लाइजोसोम के बारे में, जिस पर आप ध्यान दीजिए। तो लाइजोसोम जो है, कौन? लाइजोसोम जो है ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कितनी होती है? एक ही होती है, राइट। राइट। कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। कैसा है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम की सिंथेसिस कहाँ होती है? सिंथेसिस ऑफ लाइजोसोम्स टेक्स प्लेस इन गोल्गी बॉडी, राइट। तो गोल्गी बॉडी में किसकी सिंथेसिस होती है? लाइजोसोम की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइजोसोम जो है ना बेटा, इसमें ना मोर देन 40 आपके एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। तो यहां पर मोर देन 40 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम present in lysosome, ठीक है, present in lysosome which help in intracellular digestion, which takes part in intracellular digestion, ठीक है। तो बेटा सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है, ठीक है, जिसे हम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं, वो उसके लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है आपका? उसके लिए आपका लाइजोसोम जो ऑर्गेनेल है वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। एक और पॉइंट लिखना चाहूंगी मैं, लाइजोसोम जो है उसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग? तो देखिए, जब सेल डैमेज हो जाता है, क्या हो जाता है? सेल डैमेज हो जाता है, तो इसमें से जो लाइजोसोम है वो क्या करता है? अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज कर देता है। लाइजोसोम बस्ट करता है और अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करता है, और यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है उस सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो डैमेज सेल है उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। क्या याद रहेगा?
जल्दी बताइए क्या याद रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए होता क्या है, गोल्गी बॉडी ने क्या बनाया, लाइसोसोम। क्या बनाया, लाइसोसोम। और गोल्गी बॉडी का जो ट्रांसफॉर्म है, मैच्योरिंग फेस है, उससे क्या निकलता है, लाइसोसोम। जो गोल्गी बॉडी ने लाइसोसोम बनाया वो प्राइमरी लाइसोसोम होता है। क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। अब क्या है भाई, इनको एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम कहां से मिलेगा, एसिडिक मीडियम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, H+ आयन। कौन रिस्पॉन्सिबल है, H+ आयन। साइटोप्लाज्म में H+ आयन प्रेजेंट है, राइट। अब वो H+ आयन हमें कैसे ना कैसे करके कहां लेकर आना है, लाइसोसोम के अंदर। तभी लाइसोसोम का पीएच कम होगा, मतलब लाइसोसोम के अंदर का जो मीडियम है उसका मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक। ठीक है, तो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन चैनल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन चैनल्स। ठीक है, वो हाइड्रोजन चैनल्स जो है वो क्या होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम में ऑफ होते हैं, मतलब क्लोज होते हैं। तो H+ आयन अंदर नहीं आ पाते, राइट। इतना समझ में आया अभी। तो देखिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्टिंग कंपाउंड होते हैं। डाइजेस्टिंग कंपाउंड हमने किसको बोला, इन्हीं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को। ओके, अब देखिए हुआ क्या। मैं चलती हूँ लास्ट पेज पर। हमारा ब्लैंक पेज पर हमने बनाया था कि भाई क्या होती है, गोल्गी अपैरेटस होती है। क्या होती है, गोल्गी अपैरेटस, राइट। तो ये क्या दिख रही है आपको, राइट। ये क्या है, गोल्गी अपैरेटस। क्या है, और हमने देखा था कि गोल्गी अपैरेटस का ये कौन सा फेस होता है, सिस फेस, और इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस। क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस। यही देखा था हमने, राइट। क्या बोलते हैं इसको, सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। इसे हम कहते हैं ट्रांस फेस। क्या कहते हैं, ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस। क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस। क्लियर है। तो यहाँ पर इस ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस से क्या निकलता है, यहाँ पर इस ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस से निकलता है क्या, लाइसोसोम। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम। तो ये क्या है आपका, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, इस लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर इस लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन चैनल्स। क्या होते हैं, हाइड्रोजन चैनल्स। ये क्या है, हाइड्रोजन चैनल्स। राइट। तो ये आपको दिख रहा है बिल्कुल हाइड्रोजन चैनल्स। सिंपल सी बात है, इसको हाइड्रोजन चैनल नाम दिया है, मतलब ये हाइड्रोजन को क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट कराने का हेल्प करेंगे, राइट। तो ये आपको जो लाइसोसोम दिख रहा है ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन चैनल है, ये जो हाइड्रोजन चैनल है ये कैसे है, ऑफ है, राइट। ये हाइड्रोजन चैनल जो है ये क्या है, H+ चैनल्स, राइट। ये क्या है, H+ चैनल। ये कैसे है, क्लोज है। कैसे है, क्लोज है, राइट। अभी ये क्या है, क्लोज है, राइट। मतलब यहाँ पर अंदर की तरफ H+ नहीं जा सकता,
अभी इतना समझ में आया। और अभी बोला है कि जो लाइसोसोम है यहां पर मोर देन 40 अमाइनो एसिड्स मोर देन 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और इन मोर देन 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम को एक्टिव होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? जल्दी बताइए। ये मोर देन 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम को एक्टिव होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जल्दी बताइए। इनको जरूरत पड़ती है एसिडिक मीडियम की। तो कौन से टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं? यहां पर मैं बात करूं, यहां पर लाइपेसेस, ठीक है, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में सब लिखे हैं, राइट। उसके बाद और क्या हो जाएगा? न्यूक्लियेजेस, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के 40 अमाइनो एसिड होते हैं। फॉस्फोलिपिडेसेस होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसाइडेज, सारे के सारे अमाइनो एसिड आपको यहाँ आपको क्या मिल जाएंगे? यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। बट ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। They all are inactive. They all are inactive. ठीक है। इन्हें एक्टिव होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इन्हें एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम, राइट। So they need acidic medium for their activation. तो इन्हें अपने एक्टिवेशन के लिए किसकी जरूरत है? एसिडिक मीडियम की। किसकी जरूरत है? एसिडिक मीडियम की। इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। इतना क्लियर हुआ? तो अब हमें क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम जो है आपको कहाँ से मिलेगा? सिंपल सी बात है, अंदर क्या आ जाएगा? अंदर अगर H+ आयन आ गया तो आपको एसिडिक मीडियम मिल जाएगा, राइट। क्या मिल जाएगा? एसिडिक मीडियम मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें एसिडिक मीडियम चाहिए है, तो एसिडिक मीडियम के लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर H+ आयन अंदर आ जाए। कहाँ से? साइटोप्लाज्म से। तो हम साइटोप्लाज्म से H+ आयन को अंदर कैसे लाते हैं? देखिए, आपने दूसरा जो हमारा ऑर्गेनेल का नाम सुना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं वैक्यूल। क्या कहते हैं? वैक्यूल, राइट। तो हुआ क्या? ये है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। कौन सा लाइसोसोम है? प्राइमरी लाइसोसोम। क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम, राइट। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है वो किसके साथ फ्यूज करता है? वो फ्यूज करता है, एक मिनट, ये है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम, और ये है फूड वैक्यूल। ये क्या है? फूड वैक्यूल, राइट। तो यहाँ पर प्राइमरी लाइसोसोम एंड फूड वैक्यूल जो है वो क्या कर जाते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। फूड वैक्यूल में क्या होगा? फूड होगा। यहाँ पर क्या होगा? फूड होगा। सिंपल सी बात है, फूड वैक्यूल में क्या होगा? फूड होगा। और यहाँ पर क्या होंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे। क्या होंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में, राइट। अब हमें क्या कराना है? इन्हें एक्टिव कराना है। क्या कराना है? एक्टिव कराना है। तो एक्टिव कराने के लिए मुझे क्या चाहिए? जल्दी बताइए। H+ आयन चाहिए। क्या चाहिए? H+ आयन। तो मैं यहाँ पर
H प्लस आयन कैसे लेकर आऊँ, बताओ आप मुझे। यहाँ पर मैं H प्लस आयन कैसे लेकर आऊँ? सिंपल सी बात है, यहाँ पर इन चैनल्स को मुझे ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओपन। तो जैसे ही ये फूड वैक्यूल किससे फ्यूज करता है? प्राइमरी लाइजोसोम से। तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर जो लाइजोसोम है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सेकेंडरी लाइजोसोम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी लाइजोसोम में। तो यहां पर आपको जो लाइजोसोम अब मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? सेकेंडरी लाइजोसोम। क्या मिलेगा? सेकेंडरी लाइजोसोम। तो ये मिल गया आपको सेकेंडरी लाइजोसोम। ठीक है, ये क्या है? सेकेंडरी लाइजोसोम। और इस सेकेंडरी लाइजोसोम में क्या प्रेजेंट थे? इसमें भी तो प्रेजेंट होंगे क्या? हाइड्रोजन चैनल्स। तो यहां पर हाइड्रोजन चैनल्स जो है वो क्या हो जाएंगे? ओपन। क्या हो जाएंगे? ओपन। तो ये हाइड्रोजन चैनल्स जो है ये क्या हो गए हैं? ओपन हो गए हैं। और इनके ओपनिंग की वजह से अंदर क्या आने लगेगा? H प्लस आयन। क्या आने लगेगा? H प्लस आयन। तो भर भर के H प्लस आयन कहाँ जाएंगे? अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ है? H प्लस आयन का मूवमेंट हुआ कहाँ? अंदर की तरफ। कहाँ से? जल्दी बताइए, कहाँ से? साइटोप्लाज्म से। तो साइटोप्लाज्म से H प्लस आयन अंदर गए तो यहाँ पर बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे? H प्लस आयन मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल जाएंगे? H प्लस आयन। राइट। अब यहाँ पर H प्लस आयन हो गया तो यहाँ का pH क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। pH जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। pH क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यहाँ का pH जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। pH डिक्रीज हो गया मतलब कैसा मीडियम हो गया? एसिडिक मीडियम। कैसा हो गया? एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ऑल द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अब क्या होंगे? ऑल द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड। ठीक है, क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। और किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन का, और किसका हो जाएगा? आपका जितना भी कंपाउंड है उन सबका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डाइजेशन ऑफ all the compounds starts। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो हमारे एंजाइम्स हैं, राइट, जो हमारे एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, प्रोटीएजेस जो है वो किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का। प्रोटीएजेस जो है वो किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन का होगा। लाइपेसेस किसका डाइजेशन करेगा? लिपिड का। लाइपेसेस किसका डाइजेशन करेगा? लिपिड का। न्यूक्लिक एसिड किसका डाइजेशन करेगा? न्यूक्लियेसिस जो है वो किसका डाइजेशन करेगा? न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का। राइट। और आपका क्या हो जाएगा? जैसे फॉस्फोलिपिड जो है ना, उसका डाइजेशन के लिए कौन होगा? फॉस्फोलाइपेसेस किसका डाइजेशन करेगा? फॉस्फोलिपिड का।
ग्लाइकोसाइडेज किसका डाइजेशन करेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होने वाले हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड का डाइजेशन करने वाला है। किसका? एक पर्टिकुलर कंपाउंड का डाइजेशन करने वाला, राइट? तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, राइट? तो जल्दी से करिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? हम चलते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, आपका क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर हमने कवर किए। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। वेसिकुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। कैसे? मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, राइट? फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी बॉडी। किसने बनाया? गोल्गी बॉडी ने बनाया। किसने बनाया? गोल्गी बॉडी ने। कब बनाया? जब गोल्गी बॉडी क्या कर रही थी? पैकेजिंग कर रही थी। किसकी? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की, राइट? देखिए, द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो यहाँ पर आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल में क्या होते हैं? ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोलेसिस कहते हैं, मतलब लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ठीक है? ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक मीडियम। ये सारे के सारे एंजाइम जो है एसिडिक मीडियम पर क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव। अब देखिए, दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग। ये सारे के सारे एंजाइम जो है कैपेबल है किसके लिए? डाइजेस्ट करने के लिए। किसको? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड्स को एंड न्यूक्लिक एसिड को। क्या हमने ये सारे पॉइंट यहाँ पर कवर किए थे? जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने सारे पॉइंट अच्छे से कवर कर लिए हैं, ठीक है, डिटेल के साथ। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का, वो है वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल, ठीक है? तो हम वैक्यूल की बात करें, किसकी बात करें? वैक्यूल की। तो वैक्यूल भी बेटा क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। क्या है? वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है? तो ये भी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। और इसकी मेम्ब्रेन को एक स्पेशल नाम दिया गया। अभी मैंने क्या लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसको कोई स्पेशल नाम दिया? क्या नहीं दिया ना। बट इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, राइट? कैसा स्ट्रक्चर है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, राइट? और क्या मैम, ये किसने बनाया? जैसे कि गोल्गी बॉडी को किसने बनाया था? आपके हमारे गोल्गी बॉडी ने लाइसोसोम को बनाया था। तो वैक्यूल को किसने बनाया? तो याद रखना है, वैक्यूल को किसने बनाया है? synthesized synthesis of vacuole takes place in एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है? ये क्या है? ये क्या है? स्टोर हाउस है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस। स्टोर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी चीजें स्टोर होती है, राइट? कैसी सारी की सारी चीजें मैम? तो देखिए यहाँ पर आपको गैसेस मिल जाएगी,
मिनरल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारी चीजें जो आई है वो कहाँ से आई है? सिंपल सी बात है, बाहर से आई है, ब्लड स्ट्रीम से आई है, ब्लड में ये सारी चीजें प्रेजेंट थी, वो अंदर आई। अब अंदर आई तो कहीं भी फैल जाएगी कि मन उठा कहीं भी घूम रहे हैं? नहीं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो कहाँ पर आती है? वैक्यूल के अंदर। एंड देन वैक्यूल जो होता है वो सारी चीजों को, जो भी फूड मटेरियल है, मिनरल्स है, उनको लाइसोसोम तक पहुंचाता है। तभी तो फूड वैक्यूल का फ्यूजन हुआ था लाइसोसोम से। क्यों? जब फूड वैक्यूल और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फ्यूज होगी तो जो भी मटेरियल फूड वैक्यूल के अंदर था वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? लाइसोसोम के अंदर। और फिर लाइसोसोम में क्या होगा? उन मटेरियल का डाइजेशन होगा। राइट? क्लियर है या नहीं? चलिए, तो ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं किस किस चीज को? यहां पर स्टोर करते हैं ये गैसेस को, जैसे कि CO2 एंड O2, ठीक है। मिनरल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। किसको स्टोर करते हैं? मिनरल्स को। टॉक्सिक मटेरियल को स्टोर करते हैं, टॉक्सिन्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं साइनिन, साइनिन जो है एक टॉक्सिन है, ठीक है। वो कहाँ स्टोर होता है? यहीं पर। उसके अलावा और क्या है यहाँ पर? यहाँ पर और किसको? पिगमेंट्स को स्टोर किया जाता है। किसको? पिगमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पर क्या है? पिगमेंट्स स्टोर होते हैं, और स्पेशली एंथोसाइनिन। कौन सा? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, ठीक है। एंथोसाइनिन क्या है? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा पिगमेंट वाटर सॉल्युबल है, इसे आपको याद रखना है। वैसे मैं पढ़ाऊंगी, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पढ़ाऊंगी, राइट, बट आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ मिनरल्स हो गए आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कलर था, ये कलर था, चलो। और क्या हो जाएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, सॉरी न्यूक्लिक एसिड, फैट लिपिड ही होता है ना, न्यूक्लिक एसिड, इन सब का स्टोरेज भी कहाँ पर होता है? यही, ठीक है, एक्सेट्रा। इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो क्या बोल रहे हैं? वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। वैक्यूल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। अगर आपसे पोजीशन पूछी जाएगी तो सिंपल सी बात है भाई, कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में। लाइसोसोम कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इट कंटेन वाटर, इसमें क्या होता है? वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। तो ये सारे के सारे सैप जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट है, हमने गैसेस लिखी है तो यहाँ पर CO2 एक्सक्रीटरी वेस्ट ही है, और जो भी आपका अमोनिया वगैरह बनेगा ये सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट ही होता है, राइट। तो द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पर टोनोप्लास्ट क्या है? वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, ठीक है। इन प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल। बेटा ये पॉइंट को आपको याद रखना है। मैंने आपको पहले ही जब पढ़ा रही थी मैं यूकैरियोटिक सेल, तो वहां पर मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो सेंट्रल वैक्यूल होता है और काफी बड़ा होता है। 90% जो वॉल्यूम है सेल का उसे कौन ऑक्यूपाई करके रखता है? आपका प्लांट वैक्यूल, राइट। तो जल्दी से इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है? जल्दी बताइए, इस पॉइंट को भी आपको हाईलाइट करना है। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? क्या स्क्रीनशॉट लिया है? चलिए, तो अब देखिए, आगे देखिए
क्या बोल रहे हैं, इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। क्या पॉइंट बोल रहा है, ये क्या समझाना चाह रहा है आपको, बताइए। तो ये बोल रहा है आपसे कि जैसे हम प्लांट सेल के वैक्यूल की बात करें, किसकी, प्लांट सेल के वैक्यूल की, तो देखिए ये प्लांट सेल का वैक्यूल है, ये क्या है, प्लांट सेल का वैक्यूल, ठीक है। और इस वैक्यूल की ये लेयर है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, राइट। ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। और ये अंदर वाला क्या है, ये वैक्यूल का अंदर वाला पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आयंस, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आयंस है, मिनरल्स, मटेरियल्स है, ठीक है, मटेरियल्स है, राइट। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो टोनोप्लास्ट है वो फैसिलिटेट्स करती है किसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, अंदर क्या है, ऑलरेडी इतना सारा सॉल्यूट भर के रखा है, गैसेस है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा है कि मिनरल आयंस है, सब कुछ है, तो अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, मोर, राइट। और यहां पर क्या है, लेस कंसंट्रेशन। यहां पर कंसंट्रेशन क्या है, लेस। इतना क्लियर है। तो नॉर्मली हमने क्या बोला कि यहाँ पर क्या है, एक जगह ज्यादा कंसंट्रेशन है, एक जगह कम कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ये तो समझ में आ गया, ज्यादा कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए बेटा, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, राइट। वहीं पर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। तो यहां पर कंसंट्रेशन का मतलब है कंसंट्रेशन। तो यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि कंसंट्रेशन में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, ग्रेडियंट बनेगा। तो यहां पर लेस कंसंट्रेशन है, यहां पर मोर कंसंट्रेशन है, तो यहां पर डिफरेंस है या नहीं, तो ये क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो नॉर्मली क्या होता है, जहां पर कंसंट्रेशन कम होता है और जहां पर ज्यादा होता है, तो देखिए होता क्या है, इसे बैलेंस करने के लिए सॉल्यूट पार्टिकल जो है उसका मूवमेंट नहीं होता। किसका मूवमेंट होता है, पानी का, वाटर का, राइट। किसका मूवमेंट होता है, वाटर का। तो यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, मोर, और यहां पर क्या है, लेस कंसंट्रेशन। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, यहां से यहां जाना चाहिए, ये होना चाहिए। यहां से यहां मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। यही तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, फ्लो टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पर क्या हो रहा है, फ्लो। बट यहां पर कह रहे हैं कि जो टोनोप्लास्ट लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, वो क्या कराती है, आयंस का और अदर मिनरल्स का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो कराती है। मतलब यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, फिर भी इधर की तरफ कराएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम हो रहा है। क्या हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम हो रहा है, राइट। नॉर्मली कैसा होना चाहिए था, ऊपर वाली कंडीशन होना चाहिए था, बट ये नहीं होती, राइट। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको हमेशा बताती हूँ, आपको कंसंट्रेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आपकी मम्मा ने बोला, आपके घर मेहमान आए, ठीक है, समर सीजन था, तो मम्मा ने बोला बेटा 2 ग्लास नींबू पानी बना कर लाओ। क्या बोलो कि 2 ग्लास नींबू पानी लेकर आना है। और नींबू पानी का जो एक हम बात करें कि उसमें जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, वो क्या होना चाहिए, 1 ग्लास पानी में जो कि 200 ml का है, राइट, उस 200 ml में आपको 1 टीस्पून जो है वो क्या डालनी है, शक्कर डालनी है, या मैं बोलूँ 2 टीस्पून शक्कर डालनी है, हाफ लेमन डालना है, एंड आपको 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है। ये क्या है, उस 200 ml में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हो गया। आपकी शक्कर सॉल्यूट है, नमक सॉल्यूट है, राइट। आपका जो हम बात करें क्या,
नींबू का जो रस है, सिट्रिक एसिड है, वो क्या है? सॉल्यूट। मैम कैसे बोल दिया आपने सॉल्यूट? तो आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। 200 ml के कंपैरिजन में ये कम है तो ये सॉल्यूट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सॉल्यूट। होमोजेनस हेट्रोजेनस सॉल्यूशन आपने पढ़े होंगे, बट यहाँ पर हमें सिर्फ इतना पता है कि जो कम अमाउंट में वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा अमाउंट में वो सॉल्वेंट है, और दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करा, 200 ml सॉल्वेंट में मैंने क्या किया, 2 टीस्पून सॉल्यूट मिलाया। किसका? शुगर। हाफ मतलब 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया, और क्या ऐड किया मैंने? हाफ सिट्रिक, जो आपका नींबू है वो ऐड किया। तो क्या बन गया? ये सोल्यूशन बन गया। तो ये एक क्या थी? आइडियल उसका क्या था? सोल्यूशन का कंपोजिशन था। ठीक है, तो अब हुआ क्या, यहां पर बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस चल रहा है, बट हुआ क्या, आपने मम्मा ने कुछ बोला, आप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपके साथ। आपने क्या किया कि 1 ग्लास 200 ml पानी में आपने 4 चम्मच क्या डाल दी? शक्कर डाल दी, 2 चम्मच नमक डाल दिया, और 1 पूरा क्या डाल दिया? नींबू। तो यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गई एज कंपेयर टू जो हमारा पहला वाला हमने सॉल्यूशन बनाया था उसके हिसाब से। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। तो अब आपको कंसंट्रेशन को बैलेंस करना है, तो आप क्या करोगे? बताओ, आपके पास क्या जवाब है? क्या करोगे? सब कमेंट करो, सारे के सारे बच्चों का। ये तो एक लॉजिक क्वेश्चन है, क्या करोगे? और ये सबको आना चाहिए, अगर नहीं आए ना तो मतलब फिर मैं आपकी मम्मी से कंप्लेंट करूंगी कि प्लीज आंटी जी इनको थोड़ा सा ना किचन में भिजाया करो, है ना, थोड़ा सा ये चीज भी जरूरी है। तो क्या करोगे आप बताओ? कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ यूज नहीं, सिर्फ आप क्या करोगे ये बता दो मुझे। आप ये सोचो कि आप पढ़ते ही नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता, बट आपको ये बोल दिया कि आपको इसको बैलेंस करना है, इसका जो टेक्सचर है, जो टेस्ट है, उसको बैलेंस करना है। तो आप क्या करोगे? उसमें से 2 चम्मच शक्कर बाहर निकाल दोगे, ऐसा ही करोगे। उसमें से एक हाफ जो नींबू है वो बाहर निकाल दोगे, उसमें जो एक्स्ट्रा नमक है वो बाहर निकाल दोगे, यही करोगे ना? नालायक को पिटोगे। क्या करोगे? उसमें पानी ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? पानी की। जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाता आप उसमें क्या करोगे? वाटर को ऐड करोगे। कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता तब तक आप वाटर का ऐड करोगे। तो नॉर्मली क्या होता है, सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता बेटा, है ना। अगर कहीं सॉल्यूट ज्यादा है तो उसको सॉल्यूट को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, वहां पर पानी को ऐड करना पड़ता है कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस हो जाए, राइट। तो इनका कहना है कि यहां पर क्या हो रहा है, आयंस का और मिनरल्स का, मटेरियल्स का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कहां पर ज्यादा है, कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है, सेल वैक्यूल के अंदर ज्यादा है, फिर भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट यहां पर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मतलब वैक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब वैक्यूल के अंदर फ्लो होगा तो सिंपल सी बात है भाई, मुझे इस कंसंट्रेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अंदर भर भर के पानी आएगा। क्या आएगा? इसको बैलेंस करने के लिए अंदर क्या आएगा, वाटर। क्या आएगा? वाटर, है ना। हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है इस कंसंट्रेशन को। अंदर क्या आएगा, वाटर। तो देखिए, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हायर है ना कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या है, लेस है। अब देखिए, इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये हम पहले बात करते हैं बाद में। यहाँ पर देखिए क्या होता है, अब ये अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसको बैलेंस करने के लिए पानी का मूवमेंट अंदर होगा। किसका मूवमेंट होगा, पानी का मूवमेंट। अब पानी का मूवमेंट अंदर होगा तो वैक्यूल का साइज क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो याद रखना, वैक्यूल जो है सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फंक्शन में आप चाहो तो लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ वैक्यूल में लिखिए, फंक्शन ऑफ वैक्यूल में आप क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे जल्दी बताइए। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, सेल ग्रोथ कराता है। क्या कराता है, सेल ग्रोथ। ठीक है, क्या कराता है, सेल ग्रोथ। कैसे सेल ग्रोथ करा रहा है, वाटर की एंट्री की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसकी वजह से वाटर की क्या हो रही है, यहाँ पर एंट्री हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, सेल ग्रोथ। और क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन।
ठीक है। तो और दूसरा काम क्या हो गया इसका, प्रोटेक्शन। और क्या कराता है, पॉलिनेशन। वो पॉलिनेशन वाला पॉइंट इतना नेसेसरी नहीं यहाँ। और ये क्या कराता है, ऑटोफेजी। क्या कराता है, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, फेजी मतलब ईटिंग। तो ये इसके पास क्या होती है, सेल्फ ईटिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, सेल्फ ईटिंग प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ये वैक्यूल के साथ क्या, सॉरी लाइसोसोम के साथ क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। तो लाइसोसोम के साथ ये फ्यूज हो रहा है, लाइसोसोम वर्स्ट होगा, सुसाइड करेगा, तो ये भी तो क्या कर जाएगा, सुसाइड करेगा। तो इसके पास होती है सेल्फ ईटिंग प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, खुद को खा जाता है, सेल्फ ईटिंग। ठीक है बेटा, याद रखना लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर जितना भी मटेरियल आता है वो 50% मटेरियल को, सेल मटेरियल जो होता है, तो लाइसोसोम 50% सेल मटेरियल को रिसाइकल कर देता है। क्या कर देता है, 50% सेल मटेरियल को रिसाइकल कर देता है। प्लीज आप ये पॉइंट ऐड कर लीजिए लाइसोसोम में कि लाइसोसोम जो है वो 50% सेल मटेरियल को रिसाइकल कर देता है। राइट, जल्दी लिखिए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कि आपने। अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ वैक्यूल की। किसकी बात करती हूँ, टाइप्स ऑफ। यहीं पर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो कि यहाँ पर जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, 50% सेल मटेरियल को रिसाइकल करता है। राइट, तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल। क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वैक्यूल। तो हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल। यहाँ पर हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ वैक्यूल। ठीक है, पहला जो टाइप है वो हो जाएगा आपका गैस वैक्यूल। क्या हो जाएगा, गैस वैक्यूल। ठीक है, गैस वैक्यूल जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में। किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, जैसे कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, ठीक है, तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, गैस वैक्यूल। नेक्स्ट आपका जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो दूसरा टाइप है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ मिलेगा आपको, जल्दी बताइए। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको प्रोटोजोन्स में मिलेगा। किसमें, प्रोटोजोआ में। ठीक है, और इस प्रोटोजोआ में कौन आता है, अमीबा। तो आप ब्रैकेट में अमीबा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल भी दिया है कि अमीबा में क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो यहाँ आप अमीबा लिख सकते हैं। राइट, इसके अलावा दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, कॉन्ट्रैक्टाइल हो गया, तो दूसरा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है बेटा ये किस में प्रेजेंट होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में। किसमें, डाइनोफ्लैजिलेट्स में। ठीक है, तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है किसमें प्रेजेंट होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में। बेटा जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, फटाफट कर दो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। किसमें होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में। राइट, उसके बाद हम लिखते हैं सेंट्रल वैक्यूल। किसकी बात करते हैं, सेंट्रल वैक्यूल। तो सेंट्रल वैक्यूल जो है ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस, डायटम सुना है आपने, डायटम्स। क्या सुना है, डायटम्स। तो डायटम्स में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल। डायटम्स में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल। डायटम्स में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल। और लास्ट आएगा आपका सैप वैक्यूल। क्या आ जाएगा, सैप वैक्यूल। ठीक है, तो लास्ट वैक्यूल है आपका सैप वैक्यूल, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, यूकैरियोट्स में। किसमें, यूकैरियोट्स में।
किसमें? यूकैरियोट्स में, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स में, राइट? ठीक है, किसमें? प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? चलिए तो चलते हैं। तो इनका कहना है इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। किसके लिए जरूरत है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। किसमें? अमीबा में। वहीं पर इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो प्रोटिस्ट की हम बात करें तो प्रोटिस्ट में क्या है? फूड वैक्यूल। चलो वैसे मैं लिखवाती हूँ, यहाँ पर लिखवाया कि नहीं लिखवाया? चलो ये वाला पॉइंट भी ऐड कर लो। फूड वैक्यूल जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटिस्ट में। तो यहीं पर आप ऐड कर लो, मुझे लगा मैंने करवा दिया है। सेब वैक्यूल हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपके एनसीईआरटी ने किसके बारे में बात करी है? फूड वैक्यूल के बारे में, ठीक है। तो फूड वैक्यूल जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटिस्ट, मतलब प्रोटिस्टा में। किसमें? प्रोटिस्टा में। तो सारे के सारे टाइप ऑफ वैक्यूल हो चुके हैं यहाँ पर, राइट? सारे के सारे टाइप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे 6 टाइप के वैक्यूल यहाँ पर हो गए। क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसमें हेल्प करता है ये? एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। सिंपल सी बात है, फूड वैक्यूल है तो किसको इनगल्फ करेगा? फूड पार्टिकल को। तो यहाँ पर हमारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में जितने ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व है हमने सारे अच्छे से उनको देख लिया है और उनके हर एक फंक्शन को भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारी की सारी अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर मिल सके। आप डेली बेस पे रिकॉर्डेड वीडियोस एंड लाइव वीडियोस अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो आपको क्या करना है? सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पर टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की यहाँ पर कंप्लीट कोर्स की आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगी और स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि कॉमर्स स्ट्रीम हो गई, साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। और इस कंप्लीट कोर्स में आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगी और इस प्लेलिस्ट में इंक्लूड रहेगा आपका एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, एडवांस थ्योरी जो कि आपको आगे चल के काम आने वाली है। उसके अलावा एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको इंक्लूड रहेगी किसमें? प्लेलिस्ट में। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है मैग्नेट ब्रेन्स पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है? मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है कि स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे फ्री एजुकेशन नहीं ले सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी कवर करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एजुकेशन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।